Assalamu alaikum everyone. This is my YouTube channel, The House of Economics. I am Samra Khalid. This is my almost 73rd, 74th video related to economics lecture, and this video is related to the concept of inflation, afratisar. So this is very basic. This lecture is the basic definition, based on the basic definition, basic concept of inflation. I already upload my in videos related to the concept of inflation and demand for inflation, cost push inflation, and also I upload the video related to stagflation. So you must watch it, like it, subscribe it. If you have any ambiguity, kindly comment me and ask me the question. So this lecture is related to the basic concept of inflation, because student comment me and ask me about the inflation, causes of inflation, and to control and measure to control the inflation. So that's why we prepare this slide, the basic concept of inflation. So first of all, what is inflation? I already described in detail the concept of inflation. Inflation is the increase in general price level, continuously increase in price level. If you have the continuously increase in price level, then we can say that your economy face the issue of inflation. अदरवाइज अगर आपकी इकोनॉमी में 1 वीक या 2 वीक के लिए प्राइस में इंक्रीज आ रहा है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आया है. इन्फ्लेशन होता है कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज इन प्राइस लेवल, कि आपकी इकोनॉमी में कॉन्टिन्यूसली या एक सस्टेन पीरियड तक आपकी इकोनॉमी में प्राइसेस जो है वो सस्टेन है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए आपकी इकोनॉमी में प्राइसेस सस्टेन है. आपकी इकोनॉमी में प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, ऑलमोस्ट 1 ईयर या 6 मंथ तक, देन वी कैन से दैट यू हैव द इशू ऑफ इन्फ्लेशन, मीन्स कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज इन प्राइसेस. लगातार कीमतों में इजाफा होना हम इन्फ्लेशन कहते हैं, अफरातज़र कहते हैं. एंड इन्फ्लेशन इज़ बैड फॉर इकोनॉमी. इन्फ्लेशन इज़ डिजीज़ ऑफ इकोनॉमी. वाई? बिकॉज इन्फ्लेशन में आपकी प्राइसेस में इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज हो जाती है. एंड इसके बारे में एक जो है डेफिनेशन, बड़ी एक अच्छा सेंटेंस यूज़ किया जाता है इन्फ्लेशन के बारे में, कि टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, कि बहुत ज़्यादा पैसा अब आपकी बहुत थोड़ी चीज़ों को लेता है. जो चीज़ पहले 10 रुपीज़ में आ जाती है, अब वही चीज़ 30 या 40 रुपीज़ में आ रही है. इट्स मीन योर इकोनॉमी हैव द इशू ऑफ इन्फ्लेशन, कीमतों में इजाफा होना, लगातार कीमतों में इजाफा होना. सो व्हाट्स आर द कॉजेज, व्हाट्स आर द रीजंस ऑफ इन्फ्लेशन? दे आर मल्टीपल फैक्टर्स टू राइज द जनरल प्राइस. नंबर 1, इंक्रीज इन डिमांड ऑफ गुड. वेरी सिंपल. पर डिमांड किस तरफ से होती है? कंज्यूमर की तरफ से होती है. अब आपकी डिमांड में इंक्रीज आ गया, कोई डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं कि आपकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और वो चीज़ उसका टेस्ट अच्छा है, वो चीज़ फैशन में है, उसकी पब्लिसिटी बहुत अच्छी की गई है, दैट्स वाई आपकी प्राइसेस राइज कर दी. इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट ज़्यादा मिलना शुरू हुआ, प्राइसेस राइज हो गई. डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, लेकिन आपकी सप्लाई मार्केट में कम है. मार्केट में पीछे से सप्लाई बहुत कम आ रही है, रसद कम है. सप्लाई किसकी तरफ से होती है? प्रोड्यूसर्स की तरफ से होती है. सप्लाई कम है, डेफिनेटली ये सप्लाई का कम होना आपकी प्राइसेस को पुश करेगा और आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आएगा. नंबर 3, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. किसी चीज़ को बनाने पे जो कॉस्ट आती है, मुसारिफ पैदाइश में जब इजाफा हो जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इजाफा हो जाता है. वाई? बिकॉज अब उसका रॉ मटीरियल जो है वो आपको महंगा मिल रहा है, आपको इंटरमीडिएट गुड्स महंगी मिल रही है, आपको जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जैसे टेक्सटाइल मिल रहा है, उनको कॉटन एक्सपेंसिव मिल रही है, उनको जो इन फैक्टर प्रोडक्शन है, इनपुट है, वो एक्सपेंसिव मिल रही है, रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव मिल रहा है, जिसकी वजह से उनको उस चीज़ को बनाने की कॉस्ट ज़्यादा आ गई. डेफिनेटली जब कॉस्ट ज़्यादा होगी तो टेक्सटाइल में इंडस्ट्रियलिस्ट ने प्राइसेस भी ज़्यादा कर देनी है. इन्फ्लेशन की एक बेसिक रीज़न इंक्रीज इन मनी सप्लाई है. मनी सप्लाई क्या होता है? वो ज़र जो गर्दिश में भी है और वो ज़र जो आपने बैंक में एज अ डिपॉजिट भी रखवाया हुआ है. और जब हम मनी सप्लाई की बात करते हैं तो सेंट्रल बैंक मीन्स पाकिस्तान में स्टेट बैंक को मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की अथॉरिटी होती है, और सेंट्रल बैंक की आपका ज़र को इशू करता है, ज़र को बनाता है. पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है. जब हम व्हेन वी टॉक अबाउट मनी सप्लाई, सो इट्स मीन इट इज़ M2 में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? M2 में आपका C+D+TD मीन्स
सी वो ज़र जो गर्दिश में है, प्लस डी डिमांड डिपॉजिट प्लस टी टाइम डिपॉजिट, मीन्स मियादी अमानतें और जो होते हैं वो आपकी दूसरी जो अमानत होती है टाइम डिपॉजिट। ये तमाम किस्म का जो ज़र होता है वो मनी सप्लाई M2 कराता है। जब आपका मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा आ जाता है, मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो भी रीज़न बनता है इन्फ्लेशन की। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है? डेफिसिट फाइनेंसिंग खसारे की सरमायाकारी कहता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये अक्सर 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आता है। व्हाट इज मीन बाय डेफिसिट फाइनेंसिंग? खसारे की सरमायाकारी। डेफिसिट फाइनेंसिंग वो होती है कि जब स्टेट बैंक को ना एक ना जो सेनेट की तरफ से एक लिमिट दी जाती है कि आपने एक साल में इतने नोट छाप लिए, मीन्स मनी सप्लाई, इतना ज़रा आपने प्रिंट करना है, इससे ज़्यादा प्रिंट करेंगे तो मुल्क में इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो जब सेंट्रल बैंक अपने खर्चे ज़्यादा होते हैं और गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक को कहता है कि हमें पैसे दें, गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक के पास पैसा नहीं होता, तो वो उस लिमिट से ज़्यादा, एक हद से ज़्यादा जब नोट छापना शुरू कर देता है तो इसे हम कहते हैं खसारे की सरमायाकारी। और ये खसारे की सरमायाकारी आपकी मईशत में अफरातज़ल लेके आती है, आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन लेके आती है। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है? डेफिसिट फाइनेंसिंग वेयर सेंट्रल बैंक प्रिंट द नोट विदाउट एनी लिमिट। आप किसी भी लिमिट के बगैर बस नोट छापी जा रहे हो, प्रिंट करिए जा रहे हो, देन योर इकोनॉमी फेस द इशू ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। और ये डेफिसिट फाइनेंसिंग फिर आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन लेके आती है। नंबर लास्ट, ओवर पॉपुलेशन। डेफिनेटली आपकी आबादी ज़्यादा है, ओवर पॉपुलेशन है तो डिमांड ज़्यादा हो रही है, डिमांड ज़्यादा हो रही है, प्राइसेस में पुश आ रहा है, प्राइसेस में इंक्रीज आ रहा है और ये आपकी इन्फ्लेशन लेके आ रही है। इसके अलावा अगर आप इस वक्त पाकिस्तान की करंट सिचुएशन देखें, ठीक है, तो आप क्या एनालिसिस करेंगे कि इन्फ्लेशन क्यों है, प्राइसेस क्यों है? पेट्रोल का इशू आपके सामने है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, बहुत ज़्यादा होल्ड हो रहा है आपका सप्लाई, मार्केट में सप्लाई इस वजह से कम आ रही है, प्राइसेस ज़्यादा हो रही है। मोनोपली पावर है, इस वक्त आपकी इकोनॉमी में प्राइसेस ज़्यादा नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से हो रही है कि मोनोपलिस्ट अपनी डिमांड को फुलफिल करने के लिए प्राइसेस को इंक्रीज़ कर रहे हैं और गवर्नमेंट उनके सामने बेबस है क्योंकि वो एक बहुत बड़ा ग्रुप आपकी इकोनॉमी में बन चुका है, माफिया एक बहुत बड़ा, तो वो प्राइसेस में इंक्रीज आता है। ये सब भी वो एक नॉन इकोनॉमिक रीजंस है इन्फ्लेशन की, लेकिन बेसिक रीजन हम यही कहते हैं। लेकिन अगर हम कहें पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है तो क्यों नहीं हमारे मुल्क में एग्रीकल्चर की सप्लाई ज़्यादा, वीट की, फ्लोर की, शुगर की क्यों नहीं ज़्यादा? क्योंकि हमारी पॉलिसी बेस्ट नहीं होती है। हम अपने एग्रीकल्चर को एग्रीकल्चर बेस्ड पॉलिसी नहीं बनाते हैं, एग्रीकल्चर रिफॉर्म नहीं लेके आते हैं, अपने स्मॉल फार्मर्स को बेनिफिट नहीं देते हैं और एंड में हमें क्या करना पड़ता है? बदकिस्मती, अनफॉर्चुनेटली वो इम्पोर्ट दी गुड, वो इम्पोर्ट दी एग्रीकल्चर गुड, इवन डेट वी आर एग्रीकल्चर कंट्री। सो दीज आर द नॉन इकोनॉमिक फैक्टर टू इंक्रीज द प्राइसेस, बट इन जनरल सेंस रीजंस ऑफ इन्फ्लेशन आर these the reasons of inflation. So how to control the inflation? There are two measure to control the inflation. Number one, monetary measure, इसको आप जरी पॉलिसी कहते हैं। ये जरी एग्रीकल्चर पॉलिसी नहीं, ये जरी है, जे रे छोटी है, जरी पॉलिसी ये सेंट्रल बैंक बनाता है। सेंट्रल बैंक जो पॉलिसी बनाता है इट इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी। किससे रिलेटेड? रिगार्डिंग कंट्रोल द प्राइसेस एंड मनी सप्लाई। सेंट्रल बैंक का ये सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो हर 3 मंथ क्वार्टरली आपको मॉनेटरी रिपोर्ट पेश करता है और उसमें वो बताता है कि आपका इंटरेस्ट रेट ये रहा, आपकी मनी सप्लाई ये रही, इतना इन्फ्लेशन आपकी इकोनॉमी में रहा और ये तमाम इश्यूज़ रहे। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान बनाता है, ये स्टेट बैंक है हमारे सेंट्रल बैंक का नाम। तो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू स्टेट बैंक किस तरीके से वर्क करता है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, वो 3 तरीके हैं। नंबर 1, बैंक रेट पॉलिसी, इसको आप शरह बैंक की पॉलिसी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बैंक रेट किस लोन पे होता है? ये वो लोन होता है जो स्टेट बैंक, या समझें जो स्टेट बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रखता है उसे हम कहते हैं बैंक रेट। ठीक है, ये आम लोग नहीं इसमें इन्वॉल्व, इसमें बैंक इन्वॉल्व है। स्टेट बैंक जो लोन देता है कमर्शियल बैंक को, सेंट्रल बैंक जो लोन देता है कमर्शियल बैंक को। ठीक है, तो वो कमर्शियल सेंट्रल बैंक भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देता है। जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है उसे हम कहते हैं बैंक रेट। अब सेंट्रल बैंक देख रहा है कि मुल्क में इन्फ्लेशन आ गया तो वो क्या करेगा? वो चाहेगा कि मार्केट में पैसा कम जाए,
मनी सप्लाई मार्केट में कम हो, क्योंकि मनी सप्लाई इन्फ्लेशन लेके आ रही है। अंडरस्टैंड, ये आप इस बात को समझें कि मनी सप्लाई के ज़्यादा होने की वजह से, ज़र की रसद के ज़्यादा होने की वजह से आपके मुल्क में इन्फ्लेशन आ रहा है। अब सेंट्रल बैंक ने मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, आपकी मार्केट से पैसे को खींचना है, लोगों के पास पैसा बहुत है उसको अपने पास लेके आना है। तो वो क्या करेगा, वो जो कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है ना उस पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा ताकि कमर्शियल बैंक आगे लोगों को लोन कर दे। याद रखिएगा, सेंट्रल बैंक नहीं करता, सेंट्रल बैंक के साथ डीलिंग करता है। सेंट्रल बैंक जो कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है वो उस पे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देगा ताकि कमर्शियल बैंक से, स्टेट बैंक से कम ले और आगे लोगों को भी कम दे। मार्केट में पैसा कम जाएगा, डेफिनेटली आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। नंबर सेकंड ऑप्शन होता है OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये क्या करते हैं, इसमें कमर्शियल बैंक जो होता है, सॉरी स्टेट बैंक जो होता है, सेंट्रल बैंक, वो शेयर करता है, फरोख्त करता है। क्या चीज़ें फरोख्त करता है, शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी होगी, लोगों को देता है कि आप ये रखो और इसके बदले में पैसा उनसे ग्रैब करता है। 200 रुपए के, 500 रुपए के बॉन्ड्स इशू करती है मार्केट में, सेल करती है। लोग ले लेते हैं कि कोई हमारा 500 का, कोई 10,000 का या लाख रुपए का बॉन्ड निकल आएगा। शेयर्स ले लेते हैं कि आगे शायद फ्यूचर में हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो बेसिकली पर्पस क्या होता है, लोगों से पैसा लेना होता है, मार्केट से पैसा अपने पास लेके आना होता है टू कंट्रोल दी इन्फ्लेशन। इसे OMO कहते हैं कि इन्फ्लेशन के दिनों में स्टेट बैंक जो है वो OMO की पॉलिसी अडॉप्ट करता है टू सेल बॉन्ड्स, शेयर एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। लास्ट इज नंबर थर्ड, मेजर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी का रिगार्डिंग स्टेट बैंक। स्टेट बैंक जो मॉनेटरी पॉलिसी के तहत जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो थर्ड स्टेप लेता है वो ये है रिजर्व रेट। इसको होता है सरमाए का तनासुब, महफूज सरमाए का तनासुब। ये सेंट्रल बैंक के पास जो होते हैं वो कमर्शियल बैंक के रिजर्व्स रखे होते हैं, ठीक है। अब जब सेंट्रल बैंक ये देखे कि मुल्क में इन्फ्लेशन आ गया है तो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को कहता है कि ये 20% ये रेशो होती है, अब वो 20% से वो रेशो बढ़ा देगा ताकि कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम होगा, वो लोगों को लोन कम देगा, वो कमर्शियल बैंक से पैसा अपने पास ले आता है, वो 20 से 30 कर देगा कि अब आपने पहले हमें 20% के हिसाब से पैसा हमारे पास रखवाया हुआ था, अब आप 30% के हिसाब से पैसा को, ताकि आपके पास पैसा कम होगा, आपके पास मनी कम होगी, आप लोगों को फर्दर लोन भी कम देंगे। दैट्स वाई सेंट्रल बैंक क्या करता है, मनी को ग्रैब करता है, लोगों से सीज करता है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन थ्रू दीज 3 मेजर्स, बैंक रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट पॉलिसी एंड रिजर्व रेट पॉलिसी। इसे हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के तहत, जरी पॉलिसी के तहत सेंट्रल बैंक जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। नाउ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है उसे फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। और गवर्नमेंट किस तरीके से इन्फ्लेशन कंट्रोल करती है, नंबर 1 गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करती है। आपने देखा है ना कि हम ये कहते हैं कि वो ऑस्टेरिटी इकोनॉमी का बहुत आजकल वो डिस्कशन हो रही है। हमारी गवर्नमेंट आई, PTI, उन्होंने ऑस्टेरिटी इकोनॉमी की बेस पे उन्होंने कहा कि हम अपनी इकोनॉमी को मूव करेंगे। ऐसा हुआ नहीं बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उन्होंने ऑस्टेरिटी इकोनॉमी का स्लोगन रेस किया। तो दैट्स वाई टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन कि हम अपने एक्सपेंडिचर कम करेंगे, अपने अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर को कम करेंगे। गवर्नमेंट अपने अखराजात कम करती है, वाई बिकॉज उनको होता है कि हमारी आमदनी कम है, इनकम कम है, तो हम अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करेंगे। इंक्रीज इन प्रोडक्शन, वही सप्लाई साइड की बात आ गई है, ये सप्लाई साइड की बात आ गई कि वो अपनी प्रोडक्शन में इजाफा करें। हम ऐसे इफेक्टिव मेजर्स लेके आए एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दें, सब्सिडीज दें, टैक्सेस कम लगाएं, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लेके आए, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिफॉर्म्स लेके आए ताकि हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा हो, मुल्क में सप्लाई ज़्यादा हो और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो। आप वेजेस को कंट्रोल करते हो, आप स्टैगफ्लेशन का मेरा लेक्चर स्टडी करना, उसमें स्टैगफ्लेशन की बेसिकली रीज़न क्या है कि जब प्राइसेस ज़्यादा हुई तो लोगों ने इतनी ज़्यादा प्राइसेस पर और कम वेजेस पे काम करना छोड़ दिया। लोगों ने कहा प्राइसेस इतने ज़्यादा, मार्केट में इन्फ्लेशन है, हम इतनी कम वेजेस पे काम नहीं करेंगे, वो बेरोजगार हो जाते हैं। दैट्स वाई आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट साथ साथ आ रहे हैं, एंड द कम्बिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। सो दैट्स वाई गवर्नमेंट क्या करती है, वेजेस को बढ़ाती है ताकि लोग बेरोजगार ना हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और इन्फ्लेशन से इफेक्ट ना हो। प्रिपेयर सरप्लस बजट, फाजिल बजट जिसे कहते हैं। सरप्लस बजट क्या होता है, जिसमें एक्सपेंडिचर कम होते हैं
इनकम ज़्यादा होती है, इनकम ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली आज तक कभी सरप्लस बजट नहीं बना, क्योंकि हमारी इनकम कम होती है, एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दैट्स वाई हमारा हमेशा बजट जो होता है वो डेफिसिट बजट होता है, खसारे का बजट होता है। लेकिन गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि इन्फ्लेशन के दिनों में हम सरप्लस बजट बनाएं, कि हमारी इनकम कम हो और एक्सपेंडिचर इनकम ज़्यादा हो, सरप्लस बजट में इनकम ज़्यादा हो और एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो। और वो क्या करें, इनकम कैसे ज़्यादा करती है गवर्नमेंट? डेफिनेटली टैक्सेस से ज़्यादा टैक्सेस रहेगी, या जो पुराने टैक्सेस लगे उन नए टैक्सेस की शरह में इजाफा करेगी। जैसे जब से पीटीआई गवर्नमेंट आई है, इनका यही एक इनकी पॉलिसी रही है, ये टैक्सेस बहुत ज़्यादा निकाल रही है। टैक्स एफबीआर रिफॉर्म्स में एफबीआर को बहुत ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, टैक्सेस रिफॉर्म लेके आ रहे हैं ताकि हमारी इनकम ज़्यादा से ज़्यादा हो और हम सरप्लस बजट बना सकें और इन्फ्लेशन पे काबू पा सकें। डिक्रीज़ करते हैं इन्वेस्टमेंट को। इन्फ्लेशन के दिनों में गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि जो इन्वेस्टमेंट है, सरमायाकारी जो की पॉलिसी, जो इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी ना अपनाई जाए, डिक्रीज हो इन्वेस्टमेंट में कमी है, सरमायाकारी में कमी है, ताकि मार्केट में मनी इतनी ना जाए। क्योंकि डेफिनेटली लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते, लोग बैंक से लोन नहीं लेंगे, बैंक लोन नहीं देगा। एक तो मॉनेटरी पॉलिसी काम कर रही होती है, दूसरी तरफ फिस्कल पॉलिसी काम कर रही होती है। जब ये दोनों पॉलिसी साइड बाय साइड काम करती है तो डेफिनेटली आपके मुल्क में इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है, अगर नीयत से और तरीके के साथ और एक प्रॉपर एक वो जो फ्रेमवर्क और एक होमवर्क के साथ पॉलिसी बनाई जाए तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। अगर ये तमाम मैयर्स सेंट्रल बैंक थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी भी अपनाए और गवर्नमेंट थ्रू फिस्कल पॉलिसी ये तमाम चीज़ें अपनाएं तो डेफिनेटली ये दोनों जो मैयर्स हैं ये आपकी इकोनॉमी से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती हैं। दीज आर द बेसिक मैयर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी and fiscal policy to control the inflation, and this is a very important lecture, very basic lecture of inflation, but very important because you must know about the monetary measures to control the inflation. These three measures are monetary measure, and you must know about the fiscal measure to control the inflation. These are the fiscal measure. और आपको पता होना चाहिए fiscal measures कौन लेती है? गवर्नमेंट देती है, ये गवर्नमेंट साइड है। मॉनेटरी मेजर कौन लेती है? ये सेंट्रल बैंक लेती है, ये सेंट्रल बैंक की साइड है। जब ये दोनों साइड मिलकर काम करती है तो डेफिनेटली आपकी इकोनॉमी से जो है इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन, रीजंस ऑफ इन्फ्लेशन एंड टू हाउ टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन थ्रू मॉनेटरी मेजर्स एंड fiscal measure. I hope you understand my lecture very well. If you have any ambiguity, any question, kindly ask me through comments and share my video maximum. Run through this video. Definitely this is the greatest success for me because all these video need lots of hard work और ये hard work सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। Kindly share my video, like my video and maximum comment my video and subscribe my channel. Thank you so much.